हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का पद, योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन विधि के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम राष्ट्रपति को उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति को हटाने आदि बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताओं को थोड़ा सा हल्का सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। ये हम पढ़ चुके थे अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में हमने पढ़ा था संसद के सभी निर्वाचित सांसद, 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायक और 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सभी मनोनीत सांसद, सभी मनोनीत विधायक और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन विधि के बारे में हमने बात की थी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में था। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए मित्रों, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि की हमने बात कर ली, तो अब हम देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ एक शर्तें होती हैं। देखा जाए तो राष्ट्रपति की योग्यताओं को पूरा करने वाला हर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर मान लीजिए ऐसा इसको खुला छोड़ दिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित योग्यताओं को पूरा करने वाला हर व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, तो असंख्य उम्मीदवार हो जाएंगे और चुनाव आयोग के लिए इसके चुनाव करवाना और बहुमत हासिल करना अपने आप में एक विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को कम किया जाए, उस संदर्भ में कुछ एक शर्तें जो उल्लिखित कर रखी है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हमने मतदाताओं की बात की थी, तो आपको आइडिया होगा 4896 जो मतदाता होते हैं, जिसमें निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और इन्हीं 4896 मतदाताओं में से राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, टोटल संख्या 100 हो जाएगी। कई बार आइडिया लगा लेते हैं कि 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे, तो यही वही सेम नहीं है। जो 50 प्रस्तावक हैं वो 50 अनुमोदक नहीं हो सकते, जो 50 अनुमोदक हैं वो 50 प्रस्तावक नहीं हो सकते। यानी 50 व्यक्ति इन 4896 व्यक्तियों में से किसी उम्मीदवार के नाम का प्रपोजल रखेंगे और 50 अन्य मतदाता उसका अनुमोदन करेंगे। यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम इनमें से 100 मतदाता आपके पक्ष में ऑलरेडी हों, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। तो 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, नंबर 1। नंबर 2, इसी में शर्तों में रखा गया है कि उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि होगी। जमानत राशि जमा करवानी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को। और इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आपको कुल वैलिड वोट्स का 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं, कुल वैध मतों का 1/6 से अगर कम मत प्राप्त होते हैं, तो आपकी जमानत राशि को आरबीआई द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। 15,000 रुपए जमानत राशि जो कि वर्तमान में है, मूल संविधान में इस जमानत राशि का उल्लेख था 2500 रुपए और वहां पर प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी
10 + 10। 1967 के बाद इस प्रस्तावकों की संख्या को और जमानत राशि को बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावक 50-50 कर दिए गए हैं और जमानत राशि का जो उल्लेख है 15,000 रुपए। और अगर आपको कुल वैलिड वोट्स का 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ एक शर्तें हैं। प्रस्तावक अनुमोदक 50-50 होंगे। एक व्यक्ति के प्रस्तावक उसके अनुमोदक नहीं बन सकते। एक व्यक्ति के प्रस्तावक किसी दूसरे व्यक्ति के प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकते। यानी एक व्यक्ति ने अगर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रस्तावक होने का दावा कर लिया है तो अब वो व्यक्ति किसी दूसरे का अनुमोदक या प्रस्तावक नहीं बन सकता। उसके बाद में है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें मतों का मूल्य निकाला जाता है। हर मतदाता अपने क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो अलग अलग प्रतिनिधित्व करने के कारण मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। जो विधायक जितने अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है उसका मत मूल्य उतना ही अधिक होता है। तो हम यहां पर विधायकों का मत मूल्य और सांसदों के मत मूल्य का उल्लेख करते हैं, सूत्र लिखते हैं, कैसे निकाला जाएगा। पहले हम देखेंगे एक विधायक का मत मूल्य। किसी भी राज्य के विधायक की बात कर लो, हम उसके मत मूल्य का गणना करते हैं, कैसे निकाला जाएगा। एक विधायक का मत मूल्य, किसी भी विधायक का मत मूल्य निकालने से पहले उस राज्य की कुल जनसंख्या का उल्लेख करेंगे। उस राज्य की कुल जनसंख्या, देखिए जनसंख्या है, ये मतदाताओं की संख्या नहीं है, कुल जनसंख्या। जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन को हम लिखेंगे ऊपर और इसके बटा में लिखेंगे हम राजस्थान नहीं, हम यहाँ पे किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं, उस राज्य की निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या को लिखेंगे हम बटा में और इसको 1000 से भाग कर देंगे। शायद उधर कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है, मैं सूत्र को दोबारा नीचे लिख लेता हूं। उस राज्य की कुल जनसंख्या लिखेंगे ऊपर, बटा में विधानसभा सदस्य संख्या लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, या अगर इसको भाग करेंगे तो 1000 से करेंगे। आप कोई भी लिख लो, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। तो जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या और इसको 1/1000 से गुना हम इसलिए करते हैं ताकि इस प्राप्त संख्या को थोड़ा सीमित किया जा सके, थोड़ा उसको शॉर्ट किया जा सके। तो एक बात और, यहां पर जो जनसंख्या का उल्लेख होगा वो जनसंख्या रहेगी 1971 की, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत, वैसे भारत एक है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी भारत जैसा कुछ नहीं है। वैसे हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है उत्तरी भारत दक्षिणी भारत। वैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड है। दक्षिणी भारत में अगर देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार नियोजन काफी सक्सेस है, काफी सफल है। यानी उन लोगों ने जनसंख्या बढ़ने पर रोक लगा रखी है और उत्तरी भारत में जनसंख्या उसी गति से लगातार बढ़ रही है। अब उत्तरी भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो ये श्योर है कि उत्तरी भारत के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य अधिक होगा, क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि जो विधायक जितनी अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है उसका मत मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि एक तो हम जनसंख्या को नियंत्रित करके देश के विकास में सहयोग दे रहे हैं और लेकिन हमें उसका नुकसान हो रहा है,
क्योंकि हमारा मत मूल्य कम होता जा रहा है। तो सरकार ने इस बिंदु पर चर्चा करते हुए 1971 की जनसंख्या को यहां पे आधार बना दिया कि 1971 के बाद चाहे किसी की जनसंख्या कम हुई हो चाहे बड़ी हो, मत मूल्य 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर ही निकाला जाएगा और वर्ष 2026 तक जनगणना का आधार 1971 की जनगणना ही रहेगी। तो 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की कुल जनसंख्या को ऊपर लिखेंगे और उसकी विधानसभा सदस्य संख्या को उसके बटा में लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, और इसके बाद जो उत्तर मिलेगा वो उस राज्यों के विधायकों का मत मूल्य होगा। इस सूत्र के आधार पर राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। यानी राजस्थान का एक विधायक अगर एक वोट करता है तो उसका 129 वोट माना जाता है। आपने देखा होगा, पेपर वगैरह पढ़ा होगा, जब भी चुनाव होते हैं राष्ट्रपति जी के, तो वहां पे हमें मिलता है कि 10 लाख के लगभग वोट, भी 4896 मतदाता और 10 लाख के लगभग वोट कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक विधायक वोट करता है तो उसका एक वोट नहीं माना जाता है, एक से अधिक। जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 माना जाएगा, एक विधायक वोट करेगा तो 129 वोट माने जाएंगे। सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य ऐसे ही निकाला जाएगा। अब हम देखते हैं एक सांसद का मत मूल्य का, एक सांसद का मत मूल्य। सूत्र क्या रहेगा? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना होगा। 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनमें विधानसभाएं हैं। यानी टोटल हमारे पास विधानसभाओं की संख्या कितनी है? 31 विधानसभाएं हैं। क्लियर? 31 विधानसभाओं में कितने विधायक हैं? 4120 विधायक, और उन विधायकों का कितना कितना मत मूल्य है, इसको हम गुणा कर लेंगे। 31 विधानसभाओं के विधायकों के मतों के मूल्यों का योग। जैसे मान लीजिए राजस्थान में विधायक कितने हैं? 200 इंटू एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। तो इसको हम गुणा कर लेंगे। प्लस यूपी में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 403, मत मूल्य कितना है? 207, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सभी राज्यों के विधायक और मत मूल्य को गुना करके आपस में जोड़ लेंगे और जो भी उसका उत्तर आएगा उसको रखेंगे हम ऊपर, उसको ऊपर रख देंगे और इसके बटा में रखेंगे हम सांसदों की निर्वाचित सदस्य संख्या, जो कि कितनी है? 776। और इसके बाद जो उत्तर आएगा वो एक सांसद का मत मूल्य हो जाएगा 708। एक सांसद वोट करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करेगा, तो उसके वोट माने जाएंगे 708। और राजस्थान का एक विधायक वोट करेगा तो माने जाएंगे 129, क्योंकि सांसद अपेक्षाकृत विधायकों से अधिक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका मत मूल्य अधिक निकाला जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनावों में मत मूल्य निकाला जाता है विधायकों का और सांसदों का। अब हमने राष्ट्रपति का चुनाव करवा दिया है। अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। आपने अनुसूचियों से संबंधित जो मेरी वीडियो है देखा होगा, वहां पर हमने बात की थी कि भारतीय संविधान में शपथ के 3 प्रारूप हैं। देखिए हम तीनों की हल्की सी चर्चा यहां पे फिर से कर लेते हैं। 3 प्रारूप हैं। पहला है संविधान की रक्षा और लोगों का कल्याण, संविधान की रक्षा और लोगों का कल्याण। दूसरा है
देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा, पद व गोपनीयता की शपथ। और तीसरा है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। देखिए, 3 प्रकार की शपथ का उल्लेख हमारे संविधान में है। अनुसूची 3 में 3 प्रकार की शपथ के प्रारूप हैं। अब हमें देखना है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। यहां पर अधिकतम 3 ही प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पहला तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? CJI, चीफ जज ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। और मान लीजिए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा। मतलब पहले तो CJI रहेगा, अगर CJI नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। और राष्ट्रपति शपथ क्या लेते हैं? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हमेशा संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। हम हल्की सी इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, XYZ कोई भी मंत्री है, वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा तथा पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शेष जितने भी बच गए, शेष में उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभा सदस्य, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और राष्ट्रपति हमेशा संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो इस शपथ का उल्लेख हो गया है। आगे अपने को देखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अब देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल का उल्लेख है। और अनुच्छेद 56 साफ साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, केवल और केवल 5 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हम योग्यताओं में बात कर चुके हैं पहले ही वीडियो में कि राष्ट्रपति के संदर्भ में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का और इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 56 में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अगर 5 वर्ष से पहले पद से हटाना है तो महाभियोग द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निश्चित कार्यकाल से पहले हटाना है तो उसके लिए हमें महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में। और यहां पर एक और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 ये कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार वो जीतता है राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिकी संविधान में लिखा गया है कि वहां पर कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकेगा, 4 वर्ष के लिए, 4 × 2 यानी कि 8 वर्ष के लिए अधिकतम। लेकिन भारत में ऐसा उल्लेख नहीं है। आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो। अनुच्छेद 57 जो है
वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की सीमाओं को हटाता है। कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है। तो अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या होता है, इसके बारे में अपने देखते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, यानी कि महाभियोग क्या होता है। हम महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महाभियोग एक जो शब्द है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। पहली बात तो यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि जो महाभियोग शब्द है इसका संबंध केवल और केवल राष्ट्रपति से है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, अन्य किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कई बार ये पढ़ने को मिलता है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। नहीं, वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी नहीं है, वो महाभियोग भी नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी नहीं है। तो महाभियोग शब्द का संबंध केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने से है। और संविधान के 2 ही अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें महाभियोग शब्द उल्लेखित है, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख 56 में है। और अनुच्छेद 61 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है कि महाभियोग होता क्या है, महाभियोग कैसे लाया जाएगा, कितने बहुमत से लाया जाएगा। जो पूरी प्रोसेस है वो किस में है, अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं, वो प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो किस आधार पर लाया जाएगा, यानी महाभियोग का आधार क्या होना चाहिए। आधार यानी कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कर दिया हो कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने की नौबत पड़ी। इसमें प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल जैसे अभी प्रश्न बना लेते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग निम्न में से किस आधार पर लाया जा सकता है। और इसमें ऑप्शन बन सकते हैं ABCD। नंबर 1 शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। ऑप्शन बी सिद्ध कदाचार। ऑप्शन सी संविधान का उल्लंघन करने के कारण। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। शारीरिक अक्षमता, सिद्ध कदाचार, संविधान का उल्लंघन या उपरोक्त सभी। तो मेरे मित्रों आपको बता दूं कि यहां पर एकमात्र आधार है संविधान का उल्लंघन। शारीरिक अक्षमता, सिद्ध कदाचार के कारण हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को। उनको शारीरिक अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में केवल और केवल अगर संविधान का उल्लंघन किया गया है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। तो यहां पे आधार क्या रहेगा, यहां पे आधार रहेगा संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन अगर किया गया है तो हटाया जाएगा। अब अगला प्रश्न बन सकता है, जैसे सत्य असत्य में 4 फैक्ट आ सकते हैं। और मान लीजिए एक फैक्ट आ गया है कि संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये आपसे फैक्ट पूछ रहा है कि सत्य है या असत्य है। तो मेरे मित्रों ये कथन असत्य है। संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है तो हटाया जा सकता है। यानी कि महाभियोग शब्द जब तक वाक्य में नहीं है वाक्य अधूरा है।
हम ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, सही। संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, नहीं। संविधान का उल्लंघन करने के कारण लाए गए महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो संविधान का उल्लंघन एक आधार है महाभियोग प्रस्ताव लाने का। महाभियोग के बाद अगर महाभियोग पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव लाए हैं, तो प्रस्ताव कहां पे लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है, या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है, या फिर विधानसभा में लाया जा सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब कहां पे लाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है संसद। चाहे तो आप लोकसभा में प्रस्ताव लेके आइए, चाहे आप राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आइए, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का वाकई उल्लंघन किया है तो चाहे तो लोकसभा के कुछ सांसद मिलकर प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर राज्यसभा के कुछ सांसद मिलकर सदन में प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्ताव रखना है तो इसके लिए बाउंडेशन है कि कम से कम 1/4 सदस्यों के समर्थन आवश्यक है। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 545 जो कुल सदस्य संख्या है का 1/4 यानी कि 25% सांसद साइन करके प्रस्ताव रखेंगे कि भाई हमारे सामने ये मुद्दा आया है कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 245 का 1/4 सदस्य अपने उस समर्थन से प्रस्ताव रखेंगे। यानी कि प्रस्ताव रखने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए जो बहुमत है वो कितना है? 1/4। और 1/4 भी किसका है? कुल सदस्य संख्या का। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इसमें कुछ भी लिख सकता है। उपस्थित और मतदान करने वालों के 1/4 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव रखा जा सकता है, गलत है। उपस्थित कितने भी हों, मतदान में भाग कितने भी ले रहे हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/4 सदस्य अगर प्रस्ताव रखते हैं तो प्रस्ताव रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब इसमें आगे और प्रश्न बन सकता है सत्य असत्य में। संसद की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के समर्थन से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह बस आइए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सत्य असत्य में। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। मैंने बोला है संसद, संसद नहीं, संसद बोलते तो काम गलत हो जाएगा। संसद का मतलब 790 का 1/4 नहीं, ये गलत है। या तो 545 का 1/4 या फिर 245 का 1/4। तो संसद की जगह शब्द आएगा सदन। सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव रखा जा सकता है। अब प्रस्ताव सदन में रख दिया। हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि प्रस्ताव हमने कहां पे रखा है? लोकसभा में। अब प्रस्ताव रख दिया गया है। अब लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो तय करेंगे कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कब करनी है। और मान लीजिए कि आज 29 अप्रैल है, मान लीजिए कि वो इसका दिन फिक्स करते हैं कि हम इस प्रस्ताव पर 30 मई को चर्चा करेंगे। 30 मई उन्होंने दिन फिक्स कर दिया कि 30 मई को हम इस पर चर्चा करेंगे। तो 30 मई से 14 दिन पहले यानी कि 16 मई को राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना देनी होगी। 16 मई को राष्ट्रपति जी को सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, इस सदन में रखा गया है, 30 मई को हम चर्चा कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति जी अपना पक्ष रख सकते हैं, खुद आ सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते हैं, अपना कोई वकील भेज सकते हैं। अब राष्ट्रपति जी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और जिन लोगों ने आरोप लगाया है 1/4 लोगों ने, ये अपना पक्ष रखेंगे, बहस होगी और फाइनली इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी कि भाई किस किस को अब ये लग रहा है कि वाकई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो लोकसभा में अब उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अब अगर लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, दोबारा से कुल सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं हम,
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या यानी कि 545 अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उस सदन से यह प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। अगर सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का, उस दिन चाहे कितने ही लोग प्रेजेंट हैं, हो सकता है वो मतदान में भाग ले रहे हैं, कुछ भाग नहीं ले रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कुल सदस्य संख्या 545 का 2/3 सदस्य अगर साइन करके उस प्रस्ताव को पारित करते हैं तो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा उस एक सदन से। फिर यह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन के पास यानी कि राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं वो फिक्स करेंगे कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कब करनी है। जिस तारीख को उन्होंने फिक्स किया है उससे 14 दिन पहले फिर से राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति जी वहां पर फिर से अपना पक्ष रखेंगे, फिर वहां पर बहस और फाइनली वोटिंग होगी। और अगर वो सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो प्रस्ताव को पारित मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग प्रस्ताव जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, फाइनली उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उन्हीं के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया है। तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि उनको साइन करने का अधिकार नहीं दिया जाए, तो राष्ट्रपति जी को उस पर किसी भी प्रकार का विचार करने का अधिकार नहीं होता है। अब इसको मैं शॉर्ट में 2-3 बातें आपको बता देता हूं। देखिए, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में रखिए, राज्यसभा में रखिए। प्रस्ताव रखने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह भी कुल सदस्य संख्या का 1/4, ये भी कुल सदस्य संख्या का 2/3। आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पारित तो क्या, ऐसा कोई प्रस्ताव रखा भी नहीं गया है। राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है इसे अर्ध न्यायिक कहा गया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से क्या आशय है? अर्ध न्यायिक का मतलब है कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवाई जा सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एक और बिंदु छोटा सा, प्रस्ताव हमने चाहे तो लोकसभा में रखा चाहे राज्यसभा में रखा। मान लीजिए प्रस्ताव हमने राज्यसभा में रखा, अब लोकसभा को पता है कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो कभी ना कभी वो प्रस्ताव पारित होकर उनके पास आने वाला है। तो दूसरा सदन पहले से ही एक समिति का गठन करके राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर सकता है। ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव के आरोप लगाए गए हैं, संविधान के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं, इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन करने का अधिकार किसको होता है? तो दूसरा सदन जो भी है, लोकसभा में रखा गया है तो ये काम करेगी राज्यसभा, राज्यसभा में रखा गया है तो ये काम करेगी लोकसभा। एक समिति का गठन करके राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकती है। तो ये था राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया और इस प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। और आगे है इसमें त्याग पत्र। सॉरी, उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव है इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो जैसे हम बार बार मैं दोहरा रहा हूं, संसद की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या, तो इसमें संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्यों ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, महाभियोग में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं ने चुनाव में भाग लिया था, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। आगे हम देखते हैं त्याग पत्र।
कि राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, और उपराष्ट्रपति जी इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जी ने अपना त्याग पत्र सौंपा उपराष्ट्रपति जी को, और उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा को तो ये पता चल गया है कि भाई हमारे राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया। लोकसभा को कैसे पता चलेगा कि त्याग पत्र दिया है कि नहीं दिया? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके हमारे राष्ट्रपति जी ने त्याग पत्र दे दिया है, ताकि सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को इसका आइडिया हो सके। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, उस समय प्रेजेंट नहीं हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किस पदाधिकारी को संबोधित करते हुए सौंपते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे अगर उपराष्ट्रपति जी मौके पर नहीं है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति जी की शपथ और राष्ट्रपति को हटाने के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के कार्य, उनके दायित्व क्या होते हैं, वो हम अगली वीडियो में यानी कि कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।